नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आज हम बात करेंगे चांदी की दौड़ पर, जहां पर भारतीय बाजारों में 112% तक की तेजी देखने को मिल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो 102% की बढ़त है। भारतीय बाजार ऑल टाइम हाइस पर हैं और ये तेजी रुपी डेप्रिसिएशन को लेकर भी ज्यादा यहां पर इंडियन में देखने को मिली है। साथ ही साथ बात करेंगे बेस मेटल्स की। यहां पर भी ऑल टाइम हाइस कॉपर में ओवरनाइट मार्केट्स में बनते हुए नजर आए हैं। यहां से किस तरह की चाल रह सकती है इस साल में और अगले साल के लिए अब किस तरह की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन एंड कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को-फाउंडर अंकित कपूर। हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के लीड एनालिस्ट पार्थिव जौनसा भी। शुरुआत लेकिन यहाँ पर एमसीएक्स के साथ कर लेते हैं और यहाँ पर ब्रेकिंग स्टोरी आपकी स्क्रीन पे आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर एमसीएक्स के वीकली एक्सपायरी के पक्ष में नहीं है, सेबी की तरफ से वो अप्रूवल फिलहाल मार्केट्स में बनता हुआ नजर नहीं आया है। एमसीएक्स वीकली एक्सपायरी प्रस्ताव खारिज हो सकता है, ये ऑफकोर्स सोर्सेज के थ्रू हमारे पास खबर आती हुई नजर आई है। एमसीएक्स ने इसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई ज़रूर किया था, लेकिन वीकली एक्सपायरी में दिक्कत यहाँ पर संभव नहीं बनती हुई नजर आ रही। वीकली एक्सपायरी का जो प्रस्ताव है वो एज ऑफ नाउ खारिज हो सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी यतिन मोटा जुड़े हैं इसी खबर के साथ। यतिन, क्या कुछ सुन रहे हैं आप मार्केट से इसके ऊपर? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, यहाँ तक कि एमसीएक्स का सवाल है, हमारे सूत्रों के द्वारा जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो प्रपोजल था सेबी के पास वीकली एक्सपायरी कमोडिटीज में लाने का, शुरुआत होनी थी शायद गोल्ड से। यतिन, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, आपके माइक को हम चेक करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप हमें बता रहे थे कि एक्सक्लूसिव सोर्सेज की तरफ से ये खबर आती हुई नजर आई है कि जो सोने चांदी वायदा पर रिटेल निवेशकों की चिंता थी, जो यहाँ पर वीकली एक्सपायरी की यहाँ पर बात की जा रही थी, एज ऑफ नाउ जैसे यतिन हमें बता रहे थे और बताएंगे डिटेल में आगे जाकर कि कैसे सेबी की तरफ से एज ऑफ नाउ ये जो अप्रूवल है ये खारिज होता हुआ नजर आया है। क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं है। एमसीएक्स के जो वीकली एक्सपायरी यहाँ पर है इसके ऊपर सेबी की तरफ से एज ऑफ नाउ हामी नहीं है, लेकिन यतिन अब यहाँ पर तैयार हैं। यतिन जी, तो मनीषा, जो सूत्रों के द्वारा खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सेबी जो है एमसीएक्स के वीकली एक्सपायरी के प्रस्ताव के एकमत नहीं है। सेबी को लगता है कि जो वीकली एक्सपायरी कमोडिटीज़ में, खास करके गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में, यहाँ वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई मतलब अभी तक नहीं है। तो एज ऑफ नाउ, एज थिंग स्टैंड, शायद ये प्रपोजल जो है सेबी ठंडे बक्से में डालता हुआ नज़र पड़ रहा है। ऑब्वियसली एमसीएक्स की टीम जो थी वो इस पक्ष में थी कि शायद यहाँ से उनको अप्रूवल मिले वीकली एक्सपायरी कमोडिटीज़ में लाने के लिए, लेकिन रेगुलेटर इस बात से सहमत नहीं है। इनफैक्ट थोड़े दिनों पहले जो न्यूज़ रिपोर्ट आई थी और हमको एक सेबी के टॉप ऑफिशियल से कंफर्मेशन भी आया कि अब रेगुलेटर कमोडिटी रिलेटेड ट्रेडिंग डेटा भी मंगवा रहा है एक्सचेंजेस और कुछ सिलेक्ट ब्रोकर्स के पास से, क्योंकि इनको अब स्टडी करनी है कि रिटेल जो है वो कितना नुकसान करती है कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में, क्योंकि इक्विटी का डेटा तो सेबी के पास है ही, लेकिन अब जांच पड़ताल कमोडिटी डेरिवेटिव्स की तरफ भी जाता हुआ नजर पड़ रहा है। तो शायद अगर ये डेटा कुछ रिवील करता है उसके बाद ही डिसीजन शायद वीकली एक्सपायरी पे लिया जाएगा, लेकिन एज थिंग स्टैंड शायद ये जो प्रपोजल था एमसीएक्स का वीकली एक्सपायरी को लेके ये रिजेक्ट होता हुआ नजर पड़ रहा है। और प्राइमरी कंसर्न रेगुलेटर का ये है कि अगर रिटेल स्पेकुलेशन इक्विटीज की बजाय अब कमोडिटीज में बढ़ने लगता है तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। तो शायद इसीलिए ये प्रपोजल अब थोड़ा बहुत ठंडे बक्से में जाता हुआ नजर पड़ रहा है। एब्सोल्युटली यतिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे आपने कहा, हफ्ता 10 दिन पहले हमने ये भी सुना था कि कमोडिटी रिलेटेड ट्रेड डेटा जो है वो यहाँ पर सेबी ने मंगवाया है और अब ये लगता हुआ नजर आ रहा है कि एज ऑफ नाउ वीकली एक्सपायरी को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, सोने चांदी में स्पेशली। और रिटेल स्पेकुलेशन को लेकर जो चिंता है इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो गेस्ट ब्रोकर्स यहाँ पर स्टूडियोज में हैं ही। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि इक्विटी का डेटा तो यहाँ पर सेबी के पास है, कमोडिटी में जिस तरह की वॉल्टिलिटी देखने को मिली है, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स यहाँ पर फ्यूचर्स में स्पेशली ऑप्शंस में बनता हुआ नजर आया है। ये बात हम जानते हैं कि इक्विटी में बहुत स्मॉल परसेंटेज लोग पैसा बनाते हैं, कमोडिटी में शायद उससे भी कम की ये परसेंटेज होगी। कैसे देखते हैं आप दोनों ही ये स्टेप्स? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल एक बड़ा कंसर्न यहाँ पे सेबी को इसमें नज़र आता है। जिस तरह से हमने देखा है कि जो इक्विटी के डेटा को जब सेबी ने एनालाइज किया था तो उसमें निकल कर आया था कि यहाँ पे फ्यूचर्स में जो रिटेल निवेशक है लगभग 90% जो निवेशक है वो उसमें लूज़र हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर हम इक्विटी के निवेशकों के नंबर्स की अगर बात करें तो इक्विटी जो मार्केट है वो इंडिया में 140 साल से पुरानी मार्केट है और वहाँ पे जो नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे 20 करोड़ से ज़्यादा आज यहाँ पे होते हुए नज़र आए हैं। कमोडिटी की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है और अभी हम यहाँ लगभग 20-22 साल पुराने एक्सचेंज हैं। 2003 में यहाँ स्टार्ट हुआ था कमोडिटी मार्केट और अभी भी जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड है।
दूसरा यहाँ पे जो मेनली जो कमोडिटीज़ है वो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के साथ में पेयरिंग में ट्रेड होती है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए सेबी यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर नज़र रखेगी कि वेदर यहाँ पे जो वीकली जो ऑप्शंस है वो फिजिबल रहेंगे इंडियन मार्केट के लिहाज से या नहीं। तो यहाँ पे रिटेल निवेशकों और जो कमोडिटी की जो वॉलेटिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए सेबी एक बिल्कुल यहाँ पे कंसर्न रखेगा कि रिटेल निवेशकों को इससे कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। अंकित, आप भी कहेंगे कि जब तक सेबी के पास ये पूरा डेटा नहीं है कि प्रॉफिट लॉस सिस्टम क्या है और कितना फ़ायदा इसका एक्चुअली हो सकता है, सेबी शायद इसके ऊपर काम ना करे। जी बिल्कुल, नमस्कार मनीषा मैम। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसर्न, जैसा कि आपने मनोज सर ने बोला है, इक्विटीज़ में जिस तरह की रिपोर्ट निकल के आई है उस तरीके की रिपोर्ट जो है अभी कमोडिटीज़ में निकल के नहीं आई है, तो वो डेटा निकल के आएगा, उसके बाद इसके ऊपर एनालिसिस होगा। हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में एक्सपायरी को लेकर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं। कभी एक्सपायरी बुधवार को हो रही है, गुरुवार को हो रही है, कुछ एक्सपायरीज जो है वो बंद भी करी गई हैं। तो अब यहाँ पे केवल निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो कंटिन्यू नजर आ रही है। तो वीकली मार्केट्स के अंदर देखें तो थोड़ा कहीं ना कहीं कंसर्न रहेगा, और जिस तरह से डेटा, जिस तरह से इक्विटी पार्टिसिपेंट्स कमोडिटीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि कंसर्न सेबी की तरफ से बिल्कुल सही है, और थोड़ा सा इसको वेट करके जब तक डेटा रिलीज नहीं होते हैं तब तक इसको वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एज ऑफ नाउ जिस तरह की खबर है, सेबी ने पिछले 4 साल का ट्रेडिंग डेटा माना है यहाँ पर चोजन सम ब्रोकरेज हाउसेस से। यहाँ पर मनोज जी, आपको क्या लगता है? और आई मीन जिस तरह से हम कहते रहते हैं इक्विटी में भी बहुत कम लोग, 20 करोड़ लोग हैं यहाँ पर जो कारोबार करते हैं, लेकिन प्रॉफिट शायद एक बहुत स्मॉल परसेंटेज कमाता है। कमोडिटीज़ क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल हैं और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से बहुत स्ट्रांगली क्यूड हैं और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शाम में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है, तो क्या परसेंटेज होगी? क्या आप लोगों ने कभी अपने ब्रोकिंग हाउस में ये देखा है कि कितने लोग यहाँ पर एक्चुअली मुनाफा कमा के जाते हैं बाय द एंड ऑफ ईयर? परसेंटेज मनीषा जी, मेरा मानना है कि कमोडिटी में भी मोर और लेस इक्वल टू इक्विटी मार्केट्स ही रहेगी, क्योंकि जो रिटेल निवेशक है वो जब यहाँ पे लिवरेज मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उनकी जो कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट रहती है वो काफ़ी सीमित होती है, और वो लिवरेज मार्केट में जब बड़ी पोजीशन लेकर के काम करते हैं और जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी बड़ी है, तो उसको देखते हुए जो रिटेल निवेशक है वो यहाँ पे लूज़र जो साइड है वो एज गुड एज इक्विटी सेगमेंट में जो हमने नंबर्स देखे हैं उसके आसपास ही रहेगी। तो नंबर्स में मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस यहाँ पे बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा, चाहे वो इक्विटी हो या कमोडिटी मार्केट हो। ऑलराइट, और माना ये जा रहा है कि सेबी शायद इस डेटा को स्टडी करेगा। पिछले 3-4 साल का डेटा उन्होंने मंगवाने वाले हैं। ये सारी की सारी खबरें सोर्सेज के थ्रू हैं, ऑफ कोर्स कुछ कॉन्फर्मेशन यहाँ पर हैं, लेकिन एक डायरेक्ट ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन ऑफ कोर्स अभी भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। आपको फिर से याद दिला दें कि ये वाया सोर्सेज है, लेकिन इस तरह की काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस बाजार में एज ऑफ नाउ हैं। वेल, ये तो बात हुई MCX और सेबी का जो एक्शन यहाँ पर आ सकता है, लेकिन अब बात करेंगे सोने चांदी की, जहाँ पर इस साल में हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। हमारे साथ एक्चुअली GJC के राजेश रोकड़े भी हैं। राजेश जी नमस्कार। तेजी लगातार है सोने और चांदी में दोनों में बनती हुई। वेडिंग सीजन की खरीदारी मानी जा रही है कि स्ट्रॉन्गर है। इन प्राइसेस पर भी जिस तरह की डिमांड हम बनता हुआ देख रहे हैं, आप इनिशियल एनालिसिस कैसे देखते हैं? नमस्ते मनीषा जी, बिल्कुल। दिसंबर वैसे तो काफ़ी ठंडा रहता है, लेकिन सोने और चांदी के रेट के वजह से काफ़ी माहौल हमारा मार्केट गर्म है। और गोल्ड जो जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है उसमें बिल्कुल $4000 जब क्रॉस किया था तभी लग रहा था कि गोल्ड काफ़ी बुलिश रहेगा, और अभी $4200 के आसपास गोल्ड चल रहा है। और आने वाले दिनों में गोल्ड में अभी भी तेजी बरकरार दिख रही है, और भी रेट गोल्ड के बढ़ने का अनुमान ही लग रहा है। सिल्वर में भी वैसी है, लेकिन खास बात यह है कि अभी इस दिसंबर में फेड के रेट कट की अपेक्षा है, इस वजह से मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है। और मैंने देखा है कि हर फेड रेट के कट में 200 से $300 का राइज आ रहा है। तो इस बार भी शायद जैसे रेट कट और होते हैं, तो वैसे तो मार्केट वैसे पहले से रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर फिर से रेट कट होते हैं तो 100% इसमें और $100 से $200 की तेजी मुझे दिख रही है। और जैसे कि आपने कहा कि शादियों का सीजन है, तो बिल्कुल ये दिसंबर के दरमियान पूरे वर्ल्ड से जितने भी NRIs होते हैं वो स्पेशली इंडिया रिटर्न आते हैं। और इस समय में बाकी यूरोपियन सिटी या यूरोपियन कंट्रीज या और भी वहाँ सर्दी ज़्यादा होने के कारण, और इंडिया में एक बहुत अच्छा मौसम होता है, उनके अनुकूल मौसम होता है, इस वजह से इनके यहाँ हमारे यहाँ जो वेडिंग सीजन होता है उसमें NRI जो कस्टमर्स आते हैं उनकी शादी की खरीदारी भी बढ़ जाती है, और इस वजह से मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। राजेश जी, किस तरह की बाइंग फिलहाल यहाँ पर है? क्योंकि ये साल 2025 ना सिर्फ ऑल टाइम हाइज के लिए जाना जाएगा, पर ये वो साल है जहाँ पर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हमने सोने और चांदी दोनों में आते हुए देखी है। तो जो एज ऑफ नाउ खरीदारी है, क्या वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज़्यादा है? और जो लोग ज्वेलरी ले रहे हैं, क्या वो अभी भी 22 और 18 कैरेट के बीच में ही है ज़्यादातर?
देखिए, जब गोल्ड की बात आती है तो दोनों चीजों को मद्देनजर रख के ही लोग बाइंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट बाइंग नॉर्मली ज्वेलरी में कम होती है, वो बुलियन में ही इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, लेकिन इसमें अभी लोगों का एक चेंज ये आया है कि जिस तरीके से अपना भविष्य लोगों को सिक्योर करना होता है, तो एक सुरक्षा कवच के तहत गोल्ड को देखा जा रहा है। और ये सुरक्षा कवच उनको तभी मिलता है जब वो कोई ज्वेलरी खरीदने की इच्छा रखते हैं, और ज्वेलरी में जो रिटर्न पिछले 1 से 1.5 साल में जो रिटर्न मिला है, इस वजह से इसके तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है। अगर मैं देखता हूँ बुलियन या इन्वेस्टमेंट वाला जो हमारा बायर है, वो अगर मैं हायर परसेंटेज में भी जाता हूँ तो 10% से ज्यादा नहीं है कि 90% आज भी ज्वेलरी खरीदते हैं। और मैं हर बार कहता हूँ कि इंडियन ज्वेलरी पूरे वर्ल्ड में काफी पसंद की जाती है। जिस तरीके से हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी वर्ल्ड में कहीं नहीं बनती है, स्पेशली वो इंडिया में ही बनती है, तो वो ज्वेलरी का डिमांड ऑलवेज यही होता है। और इस वजह से जितने भी शादियां हैं, तो शादियों में नॉर्मली हैंडमेड ज्वेलरी ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर मैं देखता हूं तो बंगाल की ज्वेलरी पसंद की जाती है, साउथ की ज्वेलरी पसंद की जाती है, महाराष्ट्र की भी ज्वेलरी काफ़ी प्रचलित है, जैसे टेम्पल ज्वेलरी। तो इस टाइप की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इस वजह से ज्वेलरी की डिमांड अच्छी खासी है। और अब मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से शादियों का सीजन चल रहा है, शायद इस बार का रिकॉर्ड टूटेगा। और आपने देखा भी है पिछले 3 महीने में जिस तरीके से इंपोर्ट बढ़ा है, तो शायद मुझे लग रहा है कि इस बार भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में शादियों का अच्छा खासा सीजन रहेगा। और खास बात ये भी है कि शादियों का सीजन दिवाली के बाद, फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद शुरू होता है, और ये चलता है मई से जून तक के। तो ये एक काफी बड़ा स्पैन हम लोग को मिल रहा है, तो दैट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री। ऑल राइट, राजेश जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली फेड रेट कट पर काफी कुछ निर्भर करेगा, और वो होता है तो करीबन $200 तक की तेजी सोना फिर से यहाँ पर दिखा सकता है। एज ऑफ नाउ 4200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग ए बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात अब यहाँ पर चांदी की भी करेंगे। और मनोज जी, चांदी में क्या लगता है, क्योंकि 102% की तेजी, चांदी डबल हो गई है इस साल में। बिल्कुल मनीषा जी, हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो चांदी में बना हुआ है। और हम देख रहे थे कि 1979 और 2011 के बाद जब हमने देखा था कि $54 के स्तर को चांदी ब्रेक नहीं कर पा रही थी, और हमने पहली बार यहाँ पे चांदी की कीमतों को $58 के भी पार निकलते हुए देखा है, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। और जिस तरह से इनलाइन फंडामेंटल्स मजबूत हैं, हमारा मानना है कि बाय एंड ऑफ दिसंबर यहाँ पे $65 तक एक बार चांदी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में जा सकती है, और भारतीय बाज़ारों में भी 2 लाख तक के स्तर यहाँ पे चांदी दिखा सकती है। तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। अभी भी यहाँ पे शॉर्ट साइड में जाने से अवॉइड करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। 1,76,600 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके शॉर्ट टर्म में 2 लाख तक के टारगेट के लिए यहाँ पे बाय की पोजीशन ली जा सकती है। कच्चे तेल की अगर अंकित बात करें तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि जो सारे के सारे बेरिश फैक्टर्स थे वो थोड़े से टर्न अराउंड होते हुए नजर आए हैं। यूएस और रशिया की जो यूक्रेन पीस पर बातचीत थी वो कहीं नहीं जा रही, वेनेजुएला एक और चिंता बन गई है यहाँ पर। यहाँ प्राइसेस कैसे दिखते हैं? मनीषा मैम, मैंने पहले भी बोला था कि ये जो यूक्रेन वाला मैटर है वो इतनी जल्दी सॉर्ट नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि यूक्रेन को अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी अगर ये मैटर सॉल्व करना है। तो जहाँ तक की बात करें, रशिया की तरफ से लगातार एक चीज़ आ रही है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज मतलब सेटल नहीं कर पाती हैं, बातों को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, और वो लड़ने के लिए भी आगे तैयार हैं। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल प्राइसेस को तेज बना रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी तेज लग रही हैं। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो 5300, 5250 के आसपास खरीदारी करी जा सकती है। $55 इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करूँ WTI की, उसके नीचे गिरावट काफ़ी मुश्किल लग रही है। तो $55 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजिशनल खरीदारी करी जा सकती है। और यहाँ पे अगर किसी को शॉर्ट टर्म अगर M6 में खरीदारी करनी है तो 4900 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। जब तक 4900 के नीचे नहीं जा रहा तब तक बिकवाली करके काम नहीं करेंगे। सेंटीमेंट की अगर बात करूं तो साइकोलॉजिकल लेवल कहीं ना कहीं 5000 का बना हुआ है, तो 5000 का सपोर्ट है। जब तक 5000 का लेवल, 4900 का लेवल नहीं टूटता है, बेच के काम नहीं करना है। आने वाले टाइम में 5550 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। जिस दिन इसने 5550 का लेवल, और इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो $63, जिस दिन इसने तोड़ दिया, आने वाले टाइम में हमें $70 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसको INR में कन्वर्ट करूं तो 6300 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर चलना चाहिए। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर सोने, चांदी और क्रूड में बनती है, लेकिन मेटल्स एक और सेगमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आनंद राठी इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टीज के लीड एनालिस्ट पार्थिव जॉनसा जुड़ चुके हैं, और हम बात करेंगे मेटल्स पे। पार्थिव, ओवरनाइट ऑल टाइम हाइज यहाँ पर कॉपर में बनते हुए नजर आए हैं, और जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो इन्वेंट्रीज को लेकर है, माइनिंग है, स्मेल्टिंग है, सारे के सारे ऑन द पॉजिटिव साइड हैं। ऑल टाइम हाइज ऑलरेडी बन चुके हैं, ज़्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेज यहाँ से भी हायर लेवल्स दे रहे हैं। आपने कैसे देखा है कॉपर का डायनामिक्स?
हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने सही बताया कि एक इन्वेंट्री का जो इश्यू है, या एक्चुअली बोल सकते हैं कि ग्लोबल कॉपर क्रंच का जो इश्यू है वो लास्ट 4-5-6 महीने में बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप देखें, चिली देखें, पेरू देखें, या अपने जो एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था इंडोनेशिया में या कोंगो में भी जो भी इंसिडेंट हुआ है, वहां पे क्या हो रहा है कि माइनर्स में बहुत ज्यादा क्रंच है। दूसरी तरफ यह है कि कोई भी नया माइन, अगर आप ग्रीनफील्ड माइन की बात करें तो उसे 15 से 17 साल लग जाते हैं आने के लिए। और अगर आप जो बड़े प्लेयर्स है, ग्लोबल कॉपर प्लेयर्स है, उनकी जितनी भी माइन्स है वो सब आने वाली है नेक्स्ट 2 से 4 साल के बाद। कुछ कुछ माइन्स के टाइमलाइन तो उन्होंने जो 2035 के थे वो 2040 तक भी खींच लिए है। तो इसके चक्कर में ये हो रहा है कि माइन से जो आप कॉपर जो आ रहा है, एक तो आप कॉपर ज्यादा आ नहीं रहा है, एक सर्टन क्रंच आ गया। दूसरी बाजू ये हुआ है कि ग्लोबल कॉपर ग्रेड भी कम हो रहा है। जो 15-16 साल पहले एक कॉपर ग्रेड आता था, आज आ रहा है, आज ग्लोबल लेवल पे जो कॉपर ग्रेड आ रहा है वो 1.1, 1.2 या 1.3% के आसपास आ रहा है। तो ये भी एक और हम जो बोलते हैं मेटल में और क्वालिटी डिप्लीशन, ये भी हो रहा है कॉपर के अंदर। तो इसके चक्कर में ये हो रहा है कि आपका कोई सप्लाई क्रंच इतना बढ़ गया है कि ये प्राइसेस थ्रू द रूफ हो गया है। अगर आप लास्ट वीक की बात देखें तो जो चिली, पेरू ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे चाइना के साथ, लास्ट टाइम जो बोलते हैं TC/RC जो बोलते हैं, वो थे तकरीबन नेगेटिव $80-100 के रेंज में। आज वो हो गए नेगेटिव $300। तो मुझे लग रहा है कि ये क्रंच रहेगा। ये प्राइसेस एक बैंड के बीच में ही ट्रेड करेंगे। सो इतना नहीं कि ये 11,200 का जो कॉपर है इट विल गो डाउन टू 10,000 ओवरनाइट। ओवरनाइट तो नहीं जा सकता है। नेक्स्ट 6-8 महीने तक तो वो सस्टेन करेगा। उसके बाद इट्स अ न्यू कॉल टू टेक। पार्थिव, अगर हम ईयर 2026 यहाँ पर देखें तो हमने कॉपर में ऑफकोर्स ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं, लेकिन हमने अच्छे खासे गेंस यहाँ पर जिंक और एल्यूमिनियम में भी देखे हैं। अगर आपको इनको रैंक करना हो 2026 के लिहाज से तो कैसे करेंगे? कौन सा बेस्ट परफॉर्मर एंड देन देखेंगे, एंड देन ऑल्सो किस तरह के गेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ईयर 2026? अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, हम जैसे जा रहे हैं, मैं खाली नॉन बेस मेटल की बात करता हूं, तो जो बेस्ट है वो कॉपर ही रहेगा। क्रंच है यहाँ पे। उसके बाद आप एल्यूमिनियम पिक कर लीजिए, बिकॉज क्या है, एल्यूमिनियम का डिमांड ग्लोबली स्टील के बाद सेकंड हाईएस्ट है। उसके बाद जो थर्ड है, देन ऑल द अदर बेस मेटल। तो जो ग्लोबल का जो डिमांड है, एल्यूमिनियम का डिमांड, आप रिन्यूएबल ले लीजिए, क्लीन एनर्जी ले लीजिए, ये ईवी व्हीकल्स ले लीजिए, उसमें एल्यूमिनियम का डिमांड बहुत ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। इमर्जिंग इकोनॉमीज हो या डेवलप इकोनॉमीज हो, दोनों जगह पे। सो नंबर 1 कॉपर, सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे आएगा आपका एल्यूमिनियम। उसके बाद आप कर लीजिए जिंक, बिकॉज जिंक दो एक ग्लोबल कमोडिटी है, बट इसका जिंक का ये हो गया है कि प्राइसेस भले ही ग्लोबली डिटरमाइन होते हैं, डिमांड जो होती है वो एक पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से होती है, बिकॉज वो पूरा का पूरा स्टील लिंक्ड है एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर इंडिया में स्टील डिमांड बढ़िया है तो जिंक बढ़िया क्वांटिटी में बिकेगा एंड वाइस वर्सा। तो थर्ड आ जाएगा आपका जिंक, फोर्थ मैं कर दूंगा निकल को, और लास्ट में मैं रख दूंगा लेड। ये 5 में से। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं और किस तरह के गेंस आप देखेंगे स्पेशली कॉपर में अगले साल के लिए? मनीषा जी, हम देख रहे थे कि $10,480 LME पर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था और हमने कीमतों को अब 11,000 के भी पार निकलते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि 2026 में कॉपर की कीमतें LME पर एक बार $12,870 से $13,000 तक जा सकती हैं। तो उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाज़ारों में बात करें तो यहाँ भी लगभग 1300 रुपीज़ तक के जो लक्ष्य हैं वो कॉपर में भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकते हैं। अंकित, आप एल्यूमिनियम के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लगातार तेज़ी है और इसके जो रिन्यूड डिमांड यहाँ पर रिन्यूएबल्स में से निकली है, कहाँ से सपोर्ट आएगा? बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट के अंदर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और ओवरऑल सिचुएशन में ये है कि 380 के आसपास यहाँ पे जाना चाहिए। 380 का लेवल क्रॉस करेगा तो फर्दर अपसाइड रैली हम देखने को मिल सकती है। तो 400-410 तक भी लेवल इसके अंदर लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। कोई भी अगर इसके अंदर गिरावट आती है तो खरीदारी करके चलें। 260 इसके अंदर मेजर सपोर्ट रहेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट 300 का रहेगा और इस साल के एंड 2026 के एंड तक हमें 400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो तेज़ी यहाँ पर मेटल्स में अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है। ऑफ कोर्स वन वे लीनियर तेज़ी नहीं होगी, लेकिन हायर गेन्स यहाँ पर भी बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी, अंकित आपका और पार्थिव आपका भी साथ जुड़ने के लिए और मेटल्स एज अ सेगमेंट पे बात भी करने के लिए। पल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो फोकस करेंगे यहाँ पर बैक टू इक्विटी मार्केट्स।